हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में मंगल ग्रह के विषय में चर्चा करेंगे, जिसको ऊर्जा का कारक ग्रह माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कालपुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस, जहाँ पे एरीज साइन और स्कॉर्पियो साइन आती है, जिसको मंगल क्या करते हैं, रूल करते हैं। फर्स्ट हाउस हमारे स्वयं का भाव होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर में एक अलग ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को हम मार्स से देखते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मिडिल एज में हमारी ऊर्जा ज़्यादा होती है, और जैसे ही हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं हमारी ऊर्जा कम होने लगती है। और जब भी हम मृत्यु के समीप जाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी जो ऊर्जा है पूरी समाप्ति की तरफ चली जाती है और हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है। उसके पश्चात हमारी मृत्यु होती है। इसलिए मंगल को ऊर्जा का कारक ग्रह माना जाता है, और जन्म और मृत्यु का जो स्थान है कुंडली में वह मंगल को दिया गया है। इसके अलावा यदि हम मार्स के और सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो लाइफ में जो करेज हमको ज़रूरत पड़ती है, जिस करेज की ज़रूरत पड़ती है और जितने एफर्ट्स हमको लाइफ पे लगाने पड़ते हैं, उसको हम मंगल ग्रह से देखते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें उसको सक्सेस नहीं मिली और उसको बहुत लॉस हुआ, तो वो जो पर्सन है वहाँ से कैसे निकल पाएगा, वहाँ से वो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना रिस्क ले पाएगा, मतलब आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसको भी हम मार्स से देखते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि हम कितने हार्ड वर्क कर पाते हैं, वो हम मार्स से देखते हैं। मतलब एक कॉन्फिडेंस की जो बात करें हम, तो वो कॉन्फिडेंस हमको मार्स के थ्रू मिलता है, वो करेज। इसलिए आप देखेंगे कि जो सेना पुलिसकर्मी होते हैं, डिफेंस में होते हैं, नेवी में होते हैं, उन जिनके कुंडली में मार्स स्ट्रांग होता है वो ऐसे पोजीशन में होते हैं। मतलब उन स्थानों में वो आपको कार्य करते हुए दिखाई देंगे। मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा करेज की आवश्यकता होती है, उन एरियाज़ में आप देखेंगे कि आपको ऐसे लोग काम करते हुए नज़र आएंगे। आपकी कुंडली में मार्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यह कुंडली की जो मार्स की पोजीशन है वो उससे हम देख के समझ सकते हैं। यदि मार्स स्व राशि या फिर उच्च की राशि में है, मित्र राशि में है, और कुछ स्थान होते हैं जहाँ पे मार्स को पॉजिटिव माना जाता है। इसके अलावा यदि मार्स एफ्लिक्टेड है तो उसके जो नकारात्मक प्रभाव हमको जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम मार्स के विभिन्न भावों में क्या रिजल्ट होते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। आप बीच बीच में जो मार्स के सिग्निफिकेंस है, इस वीडियो के माध्यम से आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि मार्स के सिग्निफिकेंस और क्या क्या होते हैं। क्योंकि मार्स के सिग्निफिकेंस में आप देखेंगे कि मार्स को कॉन्फ्लिक्ट का भी कारक ग्रह माना जाता है। कॉन्फ्लिक्ट जो एंगर होता है, हमारा जो इम्पल्सिव नेचर होता है, जो एंगर इशू होती है लोगों को, मतलब एग्रेसिव जो नेचर होता है, ये सब चीज़ें हम मार्स से देखते हैं। यदि मार्स फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस देखिए हमारे स्वयं का भाव होता है। हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, हमारे सोचने का तरीका कैसा होगा, हम किस तरह से लोगों के साथ डील करते हैं, और हमारी लाइफ में हमारे पास कितना करेज है, कितनी एनर्जी है, इसको हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल, जिनका मंगल पॉजिटिव है, उनको क्या करता है, हाइपर एक्टिव बनाता है। मतलब उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्स ने अपनी एनर्जी फर्स्ट हाउस को, मतलब आपको स्वयं को दे दी। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा काम को लेके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आतुर होते हैं। जैसे ही काम मिला उसको कंप्लीट करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, और फिटनेस के प्रति क्या रहते हैं, थोड़े ये सजग रहते हैं। मतलब इनकी पहली बात तो मार्स यहाँ पे बैठकर आपको वेल बिल्ड जो पर्सनालिटी होती है, अच्छी हाइट देता है, और जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, यदि मेल है तो उनकी शोल्डर चौड़ी हो। मतलब वेल बिल्ड पर्सनालिटी आप देखेंगे जिनका मार्स फर्स्ट हाउस में है और पॉजिटिव अवस्था में यदि बैठा हुआ है तो। मगर यदि मार्स यहाँ पे एफ्लिक्टेड है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का नेचर क्या होता है, इम्पल्सिव होता है। इम्पल्सिव होता है, एंगर ज़्यादा होता है, मतलब उनको एंगर इशूज़ फेस करने पड़ते हैं। यदि मार्स की एनर्जी को देखिए, मार्स ऊर्जा का कारक ग्रह है। यदि मार्स की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया गया
अब मार्स क्या चाहता है कि हम उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं यूज़ करें। यदि हम उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं नहीं लगाते हैं, उस ऊर्जा को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो ये एनर्जी, जो मार्स की जो एनर्जी होती है, वो हमको अंदर ही अंदर क्या करती है, फ्रस्ट्रेट करती है। तो ये बेटर होता है कि इस मार्स की एनर्जी को कहीं ना कहीं पे यूटिलाइज किया जाए। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि इस मार्स की एनर्जी को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो मार्स के जितने भी एक्शन हैं, जैसे जिमिंग हो गई, एक्सरसाइज होगा, योगा, डांस और स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, यदि आप मार्स की जो एनर्जी है उसको यदि प्रॉपर डायरेक्शन में यूज़ करते हैं तो ये मार्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अदरवाइज ये अंदर ही अंदर ये एनर्जी आपको क्या कर देती है, फ्रस्ट्रेट कर देती है। तो यहाँ पे जो लोगों को जो पर्सनालिटी होती है वो ऐसी होती है कि वो पावर को प्राप्त करने के लिए क्या रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कैसे हायर अथॉरिटी प्राप्त किया जाए और कैसे हमेशा अपने काम को पूरी एनर्जी के साथ पूरा किया जाए। यहाँ पे ऐसे लोगों की क्या रहती है, ये मेंटलिटी रहती है। तो यहाँ पे बैठा हुआ मार्स यदि एफ्लिक्टेड है तो आपको इम्पल्सिव नेचर का बनाता है, आपको एंगर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। मार्स जिस भी हाउस में बैठता है तो कहा जाता है कि उस स्थान से रिलेटेड चीज़ों में आपको लॉन्ग टर्म डिसीज़ फेस करनी पड़ सकती है। तो यदि फर्स्ट हाउस में यदि आपका मार्स है और एफ्लिक्टेड है तो आपको कुछ लॉन्ग टर्म डिसीज़ हो सकती हैं। जैसे मार्स शत्रु राशि में है, शत्रु ग्रह के साथ है, मान लीजिए बुध के साथ है, तो हो सकता है कि आपको कुछ स्किन डिसीज़ वगैरह हो फेस करनी पड़े। तो यहाँ पे मार्स के लिए रेमेडी ये दी जाती है कि मार्स की एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए, मतलब मार्स की एनर्जी को बैलेंस रखा जाए, उस एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। तो आप उसको प्रॉपर यदि डायरेक्शन देते हैं मार्स की एनर्जी को, तो मार्स यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। यदि मार्स सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है तो सेकेंड हाउस से हम क्या देखते हैं, सेकेंड हाउस हमारी फैमिली का होता है, हमारे फूड का होता है, हमारी स्पीच, हमारी फाइनेंस की कंडीशन, या हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकेंड हाउस में यदि मार्स जैसा एनर्जेटिक प्लैनेट बैठा हुआ है जो कि सेकेंड हाउस वाणी का है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो स्पीच होती है बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्रेसिव होती है, जो जिनको यदि किसी भी टॉपिक में यदि बोलने के लिए दिया जाए तो वो बेझिझक उस टॉपिक में कंटिन्यू बोल सकते हैं। और ये भी होता है कि उनकी स्पीच से लोग बहुत अट्रैक्ट भी हो, बहुत उनसे क्या हो, उनसे उनकी स्पीच से लोग जुड़ भी जाए। मतलब यहाँ पे अच्छा आप बोल सकते हैं कि वक्ता बनाता है आपको। इसके अलावा यहाँ पे आप सेकंड हाउस से आपका फूड इंटेक देखते हैं, तो फूड इंटेक आपका कैसा होगा ये मार्स की पोजीशन बताएगी। तो मार्स सेकंड हाउस में हो सकता है कि आपको स्पाइसी फूड्स, जो तली हुई तेली चीज़ें होती हैं, वो आपको ज़्यादा पसंद हो। सेकंड हाउस हमारी फैमिली का है। तो मार्स का के बारे में यह कहा जाता है कि मार्स जिस स्थान में भी बैठता है, आपके कुंडली में 12 हाउसेज हैं, मार्स जिस भी स्थान में बैठेगा उस स्थान में जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें होंगी उसको क्या करता है, उसको बढ़ाता है। मगर जितनी भी लिविंग सिग्निफिकेंस होंगे उस स्थान के, उनको क्या करता है, वो हार्म करता है। तो फैमिली क्या हो गई, यहाँ पे लिविंग थिंग हो गई। तो यहाँ पे मार्स आपकी फैमिली के साथ क्या करेगा, आपके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाता है यदि एफ्लिक्टेड है तो। मगर यदि पॉजिटिव अवस्था में है तो मार्स फैमिली से अच्छे रिलेशन देता है, मगर यदि एफ्लिक्टेड है तो मार्स आपको फैमिली से दूर भी ले जा सकता है। और यदि हम फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे मार्स आपको लैंड से, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से, और स्टॉक मार्केट हो गया, लॉटरी की चीज़ें हो गई, उनसे आपको क्या कर सकता है, मार्स आपको फाइनेंस में लाभ पहुंचा सकता है। अब यदि हम बात करें, यदि मार्स थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, देखिए थर्ड हाउस क्या होता है, हमारे एफर्ट्स का होता है। मतलब हम लाइफ में कितने एफर्ट्स लगाएंगे, चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कितना हार्डवर्क करेंगे, हमारा जो लाइफ के प्रति जो जिज्ञासा कैसी होगी, उसको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और यह भी कहा जाता है कि जो मेल्फिक हाउसेस है, देखिए कुंडली में 12 हाउसेस में से 4 हाउसेस मेल्फिक हाउसेस हैं, 3, 6,
10 और 11, तो यदि कुंडली में इन स्थानों में मतलब पाप ग्रह बैठते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यदि 3rd हाउस में मार्स बैठा हुआ है तो मार्स क्या करता है, आपको हार्डवर्किंग बनाता है, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क कराता है और आपको एफर्ट्स लगाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। यदि कुंडली में यदि निगेटिव हो जाता है मार्स, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को का कॉन्फिडेंस हमेशा कम रहता है और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कोई 3rd पर्सन आए और उनको बताए कि आप ये कर सकते हैं, मतलब हमेशा उनको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है यदि कुंडली में यदि आपका मार्स निगेटिव है तो 3rd हाउस का मार्स आपको क्या करता है, हार्ड वर्किंग बनाता है। मतलब आप देखेंगे कि 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इन यदि पोजीशन में मार्स बैठा हुआ है तो वो मार्स क्या है स्ट्रॉन्ग होता है। मगर यहाँ पे आप देखेंगे कि 3rd हाउस हमारे सिबलिंग्स का होता है, तो वो लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ पे सिबलिंग के साथ यदि मार्स है, यदि सिबलिंग के साथ आपके जो सिबलिंग के साथ आपका रिलेशन है उसको क्या कर सकता है, मार्स हार्म कर सकता है यदि मार्स यहाँ पे एफ्लिक्टेड है तो। इसके अलावा आप देखेंगे कि 3rd हाउस में जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको हम 3rd हाउस से देखते हैं। इसके अलावा जो हमारी हॉबीज़ होती है उसको हम 3rd हाउस से देखते हैं कि आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि इनका जिमिंग हो गया, एक्सरसाइज, मतलब जहाँ पे आपको मार्स की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स हो गए, रनिंग, डांसिंग, मतलब ऐसी चीज़ों की इनको क्या हो सकती है, हॉबीज़ हो सकती है। और एडवेंचर करना, मतलब एडवेंचर वाली चीज़ें करना, वहाँ पे जाना और ट्रैवलिंग करना, घूमना, इनको क्या होता है, पसंद होता है। और यहाँ पे बैठा हुआ मार्स उनको थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाता है। यदि मार्स 4th हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं कि 4th हाउस हमारी माता का होता है, हमारा होमलैंड होता है, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, हमारी हैप्पीनेस, हमारी मन की शांति, उसको हम 4th हाउस से देखते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस को कैंसर जोडियक रहती है, वो रूल करती है, कर्क राशि आती है, जिनके स्वामी स्वयं क्या होते हैं, चंद्रमा, जिनको मन का कारक ग्रह माना जाता है। तो 4th हाउस में क्या होता है, हम आपकी मानसिक शांति को देखते हैं कि आप अंदर से आप कितने संतुष्ट रहेंगे, कितनी हैप्पीनेस आपको प्राप्त होगी, इसको 4th हाउस से देखते हैं। तो कालपुरुष की कुंडली में देखेंगे कि कर्क राशि में चंद्रमा वहाँ जाके क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। तो यह पोजीशन माता के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लिविंग थिंग्स के जो चीज़ें होती है उसको मार्स क्या करता है, हार्म करता है। मगर जो नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस होंगे, नॉन लिविंग में यहाँ पे क्या आ गई, प्रॉपर्टी आ गई, व्हीकल्स आ गए, और जितने भी आपको सुख संपदा की जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो मटेरियल चीज़ें होती हैं, ये इस वर्ल्ड में आपको सुखी रहने के लिए जिन चीज़ों की, बेसिक चीज़ों की जो आवश्यकता होती है, वो यहाँ पे मार्स आपको प्रोवाइड करता है। मगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ माता के सुख में क्या करता है, मार्स यहाँ पे कमी करता है। और वहाँ पे आपके घर में, क्योंकि 4th हाउस हमारी फैमिली का भी होता है, होम इन्वायरमेंट होता है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे मार्स क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। मार्स की पोजीशन आपकी कुंडली में जहाँ पे भी है, वहाँ पे आप देखेंगे कि उस जगह पे आपका कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर क्रिएट होता है, क्योंकि मार्स को कॉन्फ्लिक्ट का भी, लड़ाई झगड़े का, फाइट का, एंगर का कारक ग्रह माना जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्स आपकी माता के साथ, फैमिली के साथ क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, मतलब डिफरेंस क्रिएट करता है। यहाँ से यदि हम मार्स की दृष्टि की बात करें तो मार्स की जो चौथी दृष्टि होती है वो 7th हाउस में पड़ती है। तो 7th हाउस क्या होता है, हमारे स्पाउस का, पार्टनरशिप का होता है, हमारे पार्टनर का होता है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपकी जो पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी मार्स यहाँ पे क्या करता है, हार्म करता है। इसलिए हम मांगलिक दोष की यदि बात करें तो मंगल की जो पोजीशन होती है, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, ये कुछ पोजीशन होती है। यदि कुंडली पे वहाँ पे मार्स बैठा हुआ है तो वो मांगलिक दोष बनाता है। तो जैसे कि हम 4th हाउस में बात की, 4th से 4th एस्पेक्ट 7th हाउस में होता है, तो वहाँ पे पहले तो फैमिली, माता के साथ आपके रिलेशन ख़राब किया, उसके बाद
आपका 7th हाउस आपके पार्टनर के साथ रिलेशन खराब किया, इसलिए 4th हाउस के मंगल को क्या को मांगलिक दोष में इन्वॉल्व किया जाता है। अब यदि हम 5th हाउस में बात करें, यदि मंगल बैठा हुआ है तो 5th हाउस क्या होता है, हमारी जो चाइल्डहुड होती है उसको हम 5th हाउस से देखते हैं, हमारी लर्निंग। और 5th हाउस हमारे पूरे पुण्य का स्थान होता है, मतलब पूरे जन्म में हमने जितने पुण्य किए हैं वो इस एज पे फलित होंगे कि नहीं होंगे, वर्तमान हमारा जो जन्म हुआ है वो हम 5th हाउस से देखते हैं। 5th हाउस इसके अलावा चाइल्ड बर्थ का भी होता है। तो आप देखेंगे यदि 5th हाउस में मंगल बैठा हुआ है और फीमेल चार्ट है तो ऐसे लोगों जो फीमेल होती है उनको कंसीव करने में दिक्कत आती है और इनका अब 1 से 2 बार अबॉर्शन भी होता है, क्योंकि जो 5th हाउस होता है वहाँ से हम आपके पेट को भी देखते हैं। तो इनको कंसीव करने में क्या होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। 5th हाउस हमारे पूरे पुण्य का है, तो यहाँ पे मार्स पापी ग्रह है, तो जो हमारे जो पूरे जो हमने पुण्य किए हैं उसके जो फल को है वहाँ पे मार्स हमको भोगने नहीं देता। मतलब इस जन्म में हमारे जो अच्छे कर्म के जो प्रीवियस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं उसके इस जन्म में फल को प्राप्त करने में क्या होती है, हमको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो मार्स की पोजीशन होती है धर्म त्रिकोण में, अच्छी पोजीशन की बात करें तो 3, 6, 10, 11 इसमें मार्स की पोजीशन अच्छी है, मगर धर्म त्रिकोण में 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में मार्स की पोजीशन को अच्छी नहीं माना जाता, क्योंकि ये हमारे पूरे पुण्य को क्या करते हैं, हमको भोगने नहीं देते हैं। यदि हम 6th हाउस की बात करें, यदि 6th हाउस में मार्स बैठा हुआ है तो यह मार्स की सबसे बेस्ट पोजीशन होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रु का हाउस होता है। रोग, रिपू जितने भी हमारे ऋण है उसको हम क्या करते हैं, 6th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे बैठा हुआ मार्स हमको शत्रुओं के ऊपर क्या है, विजय दिलाता है। और 6th हाउस कंपटीशन का हाउस होता है। तो ये ऐसे लोग, ऐसे पर्सन अपने एफर्ट्स के बदौलत, अपने हार्डवर्क के बदौलत जितने भी कंपटीशन होते हैं उसको क्या कर पाते हैं, ओवरकम कर पाते हैं और अपने शत्रुओं पर क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। मगर आप देखेंगे कि 6th हाउस जॉब का भी स्थान होता है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो काम करने का एक अलग एटीट्यूड होता है। मतलब इनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो एज अ लीडर, हम लीडर हैं, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, ऐसा एक मार्स 6th हाउस का एक एटीट्यूड होता है। तो उनके जो साथ में जो कर्मचारी है, कलीग्स है, उनको ये क्या एटीट्यूड पसंद नहीं आता, तो वो उनको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। इसके अलावा मार्स हमारे 6th हाउस में हमारे मामा पक्ष के साथ रिलेशन को भी दर्शाता है। यदि मार्स एफ्लिक्टेड है तो आप देखेंगे कि जो ननिहाल पक्ष है उससे हमारे रिलेशन क्या होते हैं खराब हो जाते हैं। और यदि यहाँ पे मार्स की जो एनर्जी है उसको प्रॉपर यदि यूटिलाइज नहीं किया, मिसयूज़ किया गया, तो ये गलत तरीके से काम करने के लिए भी क्या करते हैं, मार्स इनको क्या करता है प्रेरित करता है। यदि मार्स 7th हाउस में बैठा हुआ है तो 7th हाउस के सिग्निफिकेंस की बात करें तो 7th हाउस हमारी मैरिज का होता है, प्रमोशन का होता है, हमारे बिजनेस, हमारी पार्टनरशिप, जो डे टू डे लाइफ में जितनी भी पार्टनरशिप होती है, हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनको हम 7th हाउस से देखते हैं, क्योंकि 1st हाउस हमारे स्वयं का होता है। हमसे जो अपोजिट जो होते हैं, वो हमारे अपोजिट पर्सन होते हैं, उनको हम 7th हाउस से देखते हैं। तो हमारे क्लाइंट का प्लेस होता है, जो डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उसको हम 7th हाउस से देखते हैं। तो 7th हाउस में बैठा हुआ मार्स पहले तो मांगलिक दोष बनाता है, क्योंकि मार्स जिस भी स्थान में बैठता है उस स्थान में क्या करता है, लिविंग थिंग्स के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो 7th हाउस का लिविंग थिंग्स कौन हुए, हमारे पार्टनर्स हुए और हमारी जो स्पाउस है वो हुए। तो उनके साथ ये मार्स क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो 7th हाउस में बैठा हुआ मार्स क्या करता है, जो हमारे जो पार्टनर होते हैं, स्पाउस होते हैं, उनके साथ क्या करता है, हमारी जो थिंकिंग है वो मैच नहीं होती है। मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप बोल सकते हैं, जिसके चलते मैरिज में या फिर पार्टनरशिप में क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है। इसलिए 7th हाउस के मंगल को भी क्या कहा जाता है, मांगलिक दोष कहा जाता है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल
लिविंग थिंग्स को तो हार्म करता है, मगर आपके बिजनेस के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। बिजनेस हो गया, यदि हम पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं तो उसके लिए ये अच्छा होता है, क्योंकि मार्स क्या करता है, जो आप देखेंगे कि आज के डेट पे बिजनेस में कितना कंपटीशन है, तो हमको मार्स वो इनफ एनर्जी प्रोवाइड करता है कि हम उसको क्या कर सके, डे टू डे लाइफ में जो कंपटीशन चल रहा है उसको ओवरकम कर सके। तो मतलब यहाँ पे बैठा हुआ मार्स बिजनेस पर्पस से, और यदि हम रियल एस्टेट में लैंड से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि मार्स 4th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देखता है। 10th हाउस हमारे कर्म का स्थान होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो कर्म है वो मार्स से रिलेटेड चीज़ों में भी हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 7th हाउस का मार्स आपको, आपका जो स्पाउस है वो भी हो सकता है कि मतलब वर्किंग हो, या फिर बहुत ही उनकी जो पर्सनालिटी वो वैसी हो कि बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी हो, हमेशा वर्कहोलिक एक पर्सनालिटी हम उनको बोल सकते हैं। यदि 8th हाउस में मंगल बैठा हुआ है तो 8th हाउस हमारे क्या होता है, इन लॉस का घर होता है। इसके अलावा जो हमारे सडन इवेंट्स होते हैं, डेथ का स्थान होता है, फियर, तंत्र मंत्र की चीज़ें, अकल्ट, इसको हम 8th हाउस से देखते हैं। और टैक्सेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको हम 8th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे बैठा हुआ मार्स भी अगेन आप देखेंगे कि मांगलिक दोष बनाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि 8th हाउस जो इन लॉस का है, और इन लॉस का कहीं ना कहीं हमारी मैरिटल लाइफ में क्या होता है, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसके चलते यदि मार्स यहाँ पे एफ्लिक्टेड है तो हमारे इन लॉस के साथ जो रिलेशनशिप है उसको क्या करता है, हार्म करता है। मगर जो नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, जो तंत्र मंत्र की साधना है, अकल्ट नॉलेज है, उनमें हमको क्या कर सकता है, रिसर्च की जो चीज़ें हैं उनमें हमको क्या करता है, मार्स इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। यदि मार्स 9th हाउस में बैठा हुआ है तो 9th हाउस क्या होता है, हमारे हायर नॉलेज का होता है, हमारे हायर एजुकेशन, भाग्य का स्थान होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पिलग्रिमेज होती हैं, तीर्थ यात्राएं होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नीज़ होती हैं, और फादर का प्लेस होता है, हमारे जो लाइफ में गाइडेंस मिलती है, हमारे गुरु का स्थान होता है। और जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस की चीज़ें हैं उसको हम 9th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे बैठा हुआ मार्स फादर्स के साथ, गुरु के साथ आपके रिलेशन तो ख़राब करता है, मगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के थ्रू आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पे बैठा हुआ मार्स हो सकता है कि जो आपके जो फादर का प्रोफेशन है या फिर काम है वो मार्स से रिलेटेड मतलब चीज़ों से हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं पे ये आपके फादर और गुरु के साथ रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि 9th हाउस का जो मार्स है वो पर्सन को ऐसा एटीट्यूड देता है कि वो ये सोचते हैं कि मुझे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं सुपीरियर हूँ, मेरा जो सोचना है, मेरी जो ओपिनियन है वो सुपीरियर है, मुझे किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। जिसके कारण इनका जो हायर अथॉरिटी हो गई, फादर हो गए, गुरु हो गए, उनके साथ क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। मतलब जो लिविंग सिग्निफिकेंस है 9th हाउस के, उनके साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। मगर यहीं पे बैठा हुआ मंगल अपनी 7th दृष्टि से 3rd हाउस को देखता है, तो 3rd हाउस भी अगेन ट्रैवल का होता है, मगर वहाँ से हम शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी देखते हैं। तो यहाँ पे 9th हाउस पे बैठा हुआ मंगल अगेन आपको जिमिंग हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, और जितने भी आप देखेंगे एक्सरसाइज हो गई और एडवेंचरस चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि इनको एडवेंचरस जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जाना पसंद हो। और इनको रिस्क टेकिंग तो बनाता ही है, क्योंकि अगेन 3rd हाउस को देख रहा है। तो आप देखेंगे कि ये कभी कभी इनके लिए हार्मफुल भी हो जाता है, क्योंकि आप देखें आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, और वहाँ पे आपने रिस्क ले लिया, आप एडवेंचरस चीज़ें आपको करना पसंद है, आप रिस्क ले लिया, और कई बार वो भी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हार्मफुल हो जाती हैं। तो यहाँ पे यदि मार्स एफ्लिक्टेड है तो इनका तो धर्म के प्रति क्या है, वो भी थोड़ा सा रुझान क्या रहता है, कम रहता है। यदि 10th हाउस में मंगल बैठा हुआ है तो 10th हाउस अगेन इट इज़ अ बेस्ट पोजीशन फॉर मार्स, क्योंकि ये भी उपापचय हाउस है। 3, 6, 10 और 11 जो समय के साथ साथ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। 10th हाउस हमारे कर्म का स्थान होता है,
तो आप ये देखिए कि हमको काम करने की हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे स्पेंड होती है, हमारे काम करने पे, हमारे वर्क प्लेस पे। हम जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा क्या एनर्जी ये यूज़ होती है। तो हमारी जो पूरी एनर्जी है, यदि मार्स 10th हाउस में बैठा हुआ है तो पूरी एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है, काम में। मतलब मार्स यहाँ पे बैठकर लोगों को उनके गोल को अचीव करने में और उस हाई पोजीशन को, हाई अथॉरिटी को प्राप्त करने में क्या करता है, मार्स उनको प्रेरित करता है। मतलब इट इज़ अ बेस्ट पोजीशन। आप बोल सकते हैं कि मार्स यहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के लिए प्रेरित करेगा, उनको हार्ड वर्किंग बनाएगा, जिससे वो क्या कर सके लाइफ में, अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। मगर वही है कि यहाँ से बैठा हुआ मार्स अपनी 7th एस्पेक्ट से 4th हाउस को देखता है, तो फिर माता के साथ रिलेशनशिप को डैमेज करता है। फिर यदि हम नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस की बात करें तो मार्स के जितने भी सिग्निफिकेंस होते हैं, प्रोफेशन होते हैं, जैसे मिलिट्री हो गई, सेना, पुलिस, जो सेवाकर्मी हैं पुलिस में, उनसे रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, रियल एस्टेट बिजनेस हो गए उनसे, या फिर सीए हो गए, उनसे रिलेटेड प्रोफेशन में क्या होते हैं, ये लोग काम कर सकते हैं जिनका मार्स 10th हाउस में बैठा हुआ है। मार्स 11th हाउस में बैठा हुआ है, यह उपापचय घर होता है। हमारे जितने भी लाइफ में डिज़ायर्स होती हैं, हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, सोशल नेटवर्किंग, और हमारे एल्डर सिबलिंग्स का क्या होता है, ये प्लेस होता है सोशल नेटवर्किंग। तो यहाँ पे मार्स आपको क्या ह्यूज क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग देता है। उसके साथ साथ वेरियस सोर्स ऑफ इनकम और जो लार्ज क्या देता है, सोशल नेटवर्किंग देता है। और उनके बीच में आपको को क्या करेगा, आपको पॉपुलैरिटी भी ज़रूर देता है। मतलब 11th हाउस का यदि मार्स बैठा हुआ है, और यहाँ से आप देखेंगे कि जो 4th एस्पेक्ट है वो आपके फाइनेंस का जो घर है, 2nd हाउस, वो वहाँ पे दृष्टि डालता है, जिससे स्ट्रॉन्ग क्या करता है, एक धन योग का निर्माण करता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल आपके सोर्स ऑफ इनकम को लेके, फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके बहुत ज़्यादा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ से आप देखेंगे कि जो 8th एस्पेक्ट होती है वो आपके 6th हाउस में पड़ती है। अगेन 6th हाउस हमारे इनेमीज़ का होता है। तो ऐसे लोग इनेमीज़ को, जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं उसको, उस पर क्या करते हैं, विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। तो 11th हाउस का जो मार्स है, आपको आपके डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए क्या होता है, आपके लिए बेस्ट माना जाता है। अब यहाँ से यदि हम बात करें यदि सोर्स ऑफ इनकम की, तो हो सकता है कि इनको शेयर मार्केट और जो सट्टा वाली चीज़ें होती हैं, जितने भी थोड़े इलीगल वेज से जो मनी हम अर्न करते हैं, उन तरीक़ों से भी क्या करता है मार्स इनको इनकम प्रोवाइड करता है। क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, मार्स आपको फियरलेस एटीट्यूड देता है। तो ऐसे लोग इलीगल वेज से भी मनी को अर्न करने में क्या करते हैं, डरते नहीं हैं। यदि 12th हाउस में बैठा हुआ है मार्स, तो 12th हाउस क्या होता है, हमारी स्पिरिचुअलिटी का होता है, देव स्थान होता है, और जितने भी ओवरसीज़ की जर्नी होती है उसको 12th हाउस से देखते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, हमारे स्लीपिंग पैटर्न हो गए, हमारे स्पाउस के साथ जो रिलेशन है, जितने भी सेक्सुअल डिज़ायर्स की चीज़ें हैं, उसको हम 12th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे बैठा हुआ मार्स क्या करता है, आपके जो स्लीपिंग जो पैटर्न है उसको डिस्टर्ब करता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से जो 8th दृष्टि पड़ती है वो 7th हाउस में पड़ती है। अगेन 12th हाउस के जो मार्स है उसको भी क्या कहा जाता है, मांगलिक दोष माना जाता है। क्योंकि मार्स जिस भी स्थान में बैठता है उस स्थान में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। तो 12th हाउस क्या होता है, हमारे बेडरूम का प्लेस होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ क्रिएट हो रहा है, हमारे स्पाउस के साथ बेडरूम में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, जिसके चलते आप देखेंगे कि यहाँ पे मंगल दोष क्या करता है, मैरिज की चीज़ों को क्या करता है, हार्म करता है। और 12th हाउस क्या होता है, हमारे लेटिंग गो की चीज़ों को हम 12th हाउस से देखते हैं। मतलब चीज़ों को छोड़कर हम कितना आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में, इसको 12th हाउस से देखा जाता है। चीज़ों को छोड़कर हम कितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ पाते हैं, इसको 12th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे बैठा हुआ मार्स यदि पॉजिटिव है तो आपको फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों से आपको लाभ पहुँचाएगा। हो सकता है कि आपका फॉरेन सेटलमेंट हो, फॉरेन से आपको मनी अर्न करने का मौका मिले। मगर यहाँ पे स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को भी वो क्या करता है, डैमेज करता है।
इस प्रकार आपने देखा कि विभिन्न भावों में यदि मार्स बैठा हुआ है तो उसकी एनर्जी को यदि हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते हैं तो मार्स क्या चाहता है कि हम मार्स की जो एनर्जी है उसको यूज़ करें, मतलब हम पसीना बहाएं, मार्स की एनर्जी वो किसी ना किसी तरीके से निकाले। तो जैसे आपका यदि सिटिंग वाला कुछ काम है और आपका मान लीजिए मार्स आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको मार्स की जो एनर्जी है उसको प्रॉपर एक डायरेक्शन देना चाहिए। आपको जिमिंग वगैरह करनी है और स्पोर्ट्स में हो सके तो आप ध्यान दें, थोड़ा बहुत खेलने जाए। तो मार्स की एनर्जी को यदि हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो मार्स के जो निगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। क्योंकि मार्स कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कुछ भावों में बैठकर मंगल दोष का भी निर्माण कर रहा है और हमारे जो नॉन लिविंग और जो लिविंग चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं पे हार्म करता है, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप हार्म कर रहा है। तो बेटर ये होता है कि मार्स की एनर्जी को कहीं ना कहीं पे क्या किया जाए, प्रॉपर चैनलाइज किया जाए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मार्स को पॉजिटिव देख सकते हैं अपनी कुंडली में। इसके अलावा यदि हम मार्स की रेमेडी की बात करें कि एक कॉमन रेमेडी यदि मार्स की होती है तो मार्स को ओवरकम कौन कर सकता है। जैसे मान लीजिए दो लोगों की बीच फाइट हो रही है तो उसको शांत कैसे किया जा सकता है। यदि दोनों फाइट कर रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा गुस्से में है और दूसरा भी वैसे ही गुस्से में आ जाए तो वो क्या होगी, फाइट बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगी। तो ये मार्स को मार्स से काटा जाए वो ठीक है, मगर यदि आप देखेंगे कि गुस्से को एक बुद्धि से भी तो शांत किया जा सकता है। तो यदि कोई लड़ रहा है और कोई सामने वाला यदि उससे अच्छे से बात कर ले या फिर प्रॉपर उससे कम्युनिकेशन करे, क्योंकि बुध को कम्युनिकेशन का कारक ग्रह माना जाता है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बुध की जो एनर्जी है, जो हाइपर एक्टिव है, जो एंगर इशू है, उसको हम सामने वाले का जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत करके उसको चतुराई से थोड़ा समझा के उसको हम क्या कर सकते हैं, मार्स की एनर्जी को शांत कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि आपके हस्बैंड वाइफ में यदि 7th हाउस में मार्स बैठा हुआ है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं तो बेटर ये सजेशन दिया जाता है कि आप अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो आपको बुद्ध से रिलेटेड जो भगवान है, आपको विष्णु भगवान की क्या करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के जितने भी 10 अवतार हैं उनमें से आप किसी भी रूप की उपासना कर सकते हैं, जिससे आपका बुद्ध स्ट्रांग होता है और जिससे आपकी जो मंगल की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बुद्ध की जो एनर्जी उससे क्या होती है, थोड़ी ये बैलेंस होती है। इस प्रकार आपने मार्स की विभिन्न जो भावों में स्थितियां देखी। हम अगले वीडियोस में बात करेंगे कि मार्स के जो स्पेशल एस्पेक्ट हैं, 8th एस्पेक्ट और 4th एस्पेक्ट, उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे वो दृष्टियां फलित होती हैं और कौन से एज में फलित होती है। इस अगले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। तब तक हमारे इस चैनल के साथ बने रहे। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका मंगल कहाँ बैठा हुआ है और आपको किस टाइप के रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, और चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।